नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे सियासी चेहरे से जो परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिंद के कद्दावर नेता राजेंद्र मिश्रा जी से। राजेंद्र मिश्रा जी का अगर हम सियासी कैरियर देखें तो इनकी शुरुआत छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे और छात्र संगठन के कांग्रेस के NSY के प्रेसिडेंट रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे और बाद में ये गुड़ से विधायक भी रहे। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें कि ये संजय गांधी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने एक आंदोलन में लाठियां भी खाई हैं। तो आइए हम सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू हुई और आपने कांग्रेस को ही अपना दल क्यों चुना। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इस विषय में लोगों को कम ज्ञान है कि हमारी राजनीतिक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो 80 के दशक के पहले से उम्र के लिहाज से, विद्यार्थी जीवन में भी और युवा राजनीति में जो लोग सक्रिय रहे हैं, उनसे हमारा खूब आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान और राजनीतिक आदान प्रदान होता रहा है। आप सबके उम्र अवस्था के बच्चे निश्चित रूप से इस आपाधापी में इधर उधर दौड़ धूप में ये संभव ना हो पाया हो कि मुलाकात भेंट हुई हो। जहाँ तक राजनीतिक सफ़र का प्रश्न है, मैंने अपने जीवन में प्रारंभ ही कांग्रेस से, और कांग्रेस में भी जो उसकी सबसे छोटी इकाई है छात्र दल की, जिसे हम NSY कहते हैं, उससे हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। सबसे पहले मैं रीवा विश्वविद्यालय एरिया का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रदेश का संगठन का संभाग का अध्यक्ष बना और 1-2 वर्ष बाद फिर मध्य प्रदेश स्टेट का अध्यक्ष बना। और तब मध्य प्रदेश का स्वरूप छत्तीसगढ़ को मिला करके था और उस ज़माने में मध्य प्रदेश में कोई 15 यूनिवर्सिटी होती थी और उन 15 यूनिवर्सिटी में मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि वर्ष 1980-81 के आसपास में लगभग 11 से 12 यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। तो इस तरीके से मेरे राजनीतिक जीवन का सफ़र और शुरुआत कांग्रेस के विद्यार्थी यूनियन जो है NSY, वहाँ से प्रारंभ हुआ। इस संगठन ने हमको खूब दिया। वर्ष 80 से 85 के बीच में विधानसभा में चुनाव लड़ा, विधायक बना और उसके पश्चात फिर कुछ दिनों तक अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन में मोतीलाल वोरा जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उपाध्यक्ष रहने का अवसर मिला, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं महामंत्री हूँ और साथ ही साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। तो जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है, उसने समय समय पर जो अवसर आया है उसमें काम करने का अवसर दिया है और उसी चेतना के साथ में मैंने अपने पार्टी ने जब कभी स्मरण किया, याद किया, जितना मुझसे बन सका है मैंने कोशिश किया है कि दल के लिए काम करूं और वो यात्रा अभी प्रारंभ है। अगर हम बात करें आप किसी राजनीतिक दल की, कांग्रेस उस समय एक बड़ा दल हुआ करता था देश में और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें राज्यों में उसकी सरकार हुआ करती थी और उस समय आपकी शुरुआत या अगर सियासी सफ़र की बात करें तो कांग्रेस से हुई। तो कांग्रेस में आपने किसको आइकान माना, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने कांग्रेस को चुना, किसको अपना आइकान मानते? पहली बात तो मैं आइकान मानता हूँ, सबसे बड़ा आइकान तो परमात्मा है, ईश्वर और हमारी जो डिस्टिनी है। मुझको तो स्मरण आता है कि बचपन में कभी किसी ने, हमारे हम उम्र के बचपन के बच्चों ने, किसी ने मुझको नेता कह दिया था तो मैंने उसको एक चांटे रसीद किए थे। ये नहीं जानता था कि नेता क्या होता है, क्या कहलाता है, तब मैंने उसको इसके लिए प्रताड़ित किया था। लेकिन संयोग है, डिस्टिनी है, मुझे इस तरफ ले आई
और जब मैं इस तरफ बढ़ा आगे तो मुझे लगता है कि मेरे मन में ये भाव भावना नहीं थी कि मैं कोई विधायक बनूंगा, ये भी भाव भावना नहीं थी कि मैं कोई मंत्री बनूंगा या कोई इस तरीके के काम प्राप्त होंगे। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं धीरे धीरे इस बिंदु पर काम करता रहा और मुझे लगता है कि इसमें मुझे सफलता भी प्राप्त हुई है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की, अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो विरासत में आपको राजनीति मिली या आप स्वयं नेता हुए? मुझे लगता है कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ अपने घर परिवार में कि राजनीति में कोई नहीं है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, माता राम शुद्ध रूप से गृहिणी थीं और अभी भी मेरे आगे पीछे राजनीतिक दृष्टि से उस तरीके का कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। जैसा मैंने आपसे चर्चा में ही कहा कि एक परमात्मा और दूसरा मेरी डिस्टिनी मुझको इस तरफ लेकर के आई। इस पूरे लगभग 50 वर्ष के इस जीवन काल में, जो राजनीतिक मेरा जीवन काल है, इस राजनीतिक जीवन काल में अनायास ही ईश्वर की कृपा से सहयोग मिलता चला गया। प्रारंभ का सहयोग कुंवर रुक्मिणी रोम प्रताप सिंह जी मनगवा से विधानसभा वो चुनाव जीतते थे और उनके सानिध्य में मुझे जाने का अवसर मिला। वो भी कांग्रेस में थे और उनका काम मैंने प्रारंभ किया। मुझको याद आता है 20 सूत्री समितियां उस समय इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, तो उसका मैं सबसे पहले सबसे छोटी इकाई का सदस्य बना। उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि छात्र विंग में काम करने का अवसर मिला और संजय गांधी का स्नेह मुझको इसलिए प्राप्त हुआ कि उस ज़माने में वर्ष 78 में मुझको स्मरण आता है कि कैनाट प्लेस में शिवाजी पार्क से चल करके एक रैली संजय गांधी के नेतृत्व में निकली थी। 1 जून का वो महीना था, बिकट गर्मी थी, हमको लगता है 44-45 डिग्री से कम टेम्परेचर दिल्ली का न रहा होगा। जब यकायक वहाँ के कमिश्नर मिस्टर बरार, हमको याद आता है मोरारजी देसाई उस ज़माने में प्रधानमंत्री थे, तो जब लाठी चार्ज किया तो बाकी सारे लोग तो बहुत भाग गए, आंसू गैस छूटे, लाठी चार्ज हुआ, गोलियाँ चली। उसमें मैं संजय गांधी के ऊपर 3-4 लगभग लोग थे। एक सांसद थे मिस्टर रामालिंगम कर्नाटक के, संजय सिंह जी आजकल किस दल में है मुझको नहीं पता, अमेठी वाले, वो थे। एक मनोहरलाल खुराना अब दुनिया में नहीं रहे, वो थे और हम थे। इस तरीके से 4-5 लोगों ने संजय गांधी के ऊपर लेट गए और बल्कि वो जब लाठीचार्ज से वो हुए तो बल्कि हंसते उन्होंने कहा कि लाठी सह लेते ज़्यादा अच्छा था, बनिस्पत के तुम 4-5 लोग हमारे ऊपर चढ़े हुए थे। तो इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि संजय गांधी जी ने वर्ष 1980 में जब मेरे टिकट का प्रश्न आया तो उन्होंने बड़ी ताकत के साथ में इस बात को, जो उस समय तत्कालीन नेता थे आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ला, उस समय प्रदेश के बड़े नेता होते थे, यहाँ से नेता प्रतिपक्ष उस ज़माने में माननीय अर्जुन सिंह जी थे वो, और विशेष रूप से इस समय जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी सांसद बन गए थे छिंदवाड़ा से। तो उन्होंने उनसे भी कहा था कमलनाथ जी से कि आप चूँकि इंदिरा जी और हम सब लोग व्यस्त हो गए हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसको टिकट देना है, चुनाव लड़ाना है। तो आपने जैसा प्रश्न किया, मुझे लगता है कि एक तो परमात्मा की कृपा और दूसरे सहज रूप से मैंने जिन लोगों का नाम आपसे लिया है, लेकिन विशेष स्नेह आपको संजय गांधी जी का निश्चित रूप से, चूँकि ये एक भावनात्मक संबंध था। लाठीचार्ज और उस ज़माने में जब देश में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तो ये कोई नहीं जानता था कि फिर सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, और हम सब लोग तो नए नए लड़के थे, विद्यार्थी जीवन था, तो ये भी नहीं जानते थे कि क्या होना है। तो इसलिए ये मैंने जैसा आपसे कहा कि एक तो परमात्मा की कृपा, डिस्टिनी, और दूसरा इन लोगों का जो मेरे प्रति एक सहज स्नेह भाव था। और चूंकि वो इसलिए सहज स्नेह भाव था कि एक आदमी होता है कि लक्ष्य बना के काम करता है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे इनसे ये प्राप्त करना है। आप विश्वास करें, मेरे मन में न तो कोई लक्ष्य था और न किसी से कोई प्राप्ति का मन में भाव था। एक परमात्मा, संजय गांधी और जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, इनका जीवन में मेरे योगदान है। आप कितनी उम्र में विधायक बन गए थे? मुझे लगता है कि काफ़ी कम उम्र थी। लोकसभा का चुनाव पहले हो गया था उस बार, तो अगर उस ज़माने में लोकसभा का टिकट मिल जाता तो मेरी उम्र नहीं थी, और उम्र का वो 25 साल के आसपास का वो था,
तो आप अंदाज़ा लगा लें, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन 25-26 के आसपास में उम्र मेरी रही होगी। और कम बहुत कम उम्र में आप विधायक बन गए, और ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। चुनिंदा लोगों में से आप हैं और आप गुड़ के विधायक रहें, तो ऐसा कोई यादगार लम्हा या ऐसा कोई काम किया हो जो आज भी लोग, वहाँ के क्षेत्रवासी, आज भी वहाँ के रहवासी आज भी स्मरण करते हों कि मिश्रा जी विधायक थे तो उन्होंने ऐसा काम किया? देखिए, जहाँ तक जनता का प्रश्न है, ये तो जनता ही बताएगी कि वो कौन से हमारे किस काम को वो याद रखती है। लेकिन विधायक बनने के बाद मेरे मन में जो सांत्वना है, मेरे मन में जो अच्छा लगता है, गुड़ निर्वाचन क्षेत्र में मैंने 2 तहसील बनवाया, 2 महाविद्यालय बनवाया। जब मैं बना था विधायक, उस समय गुड़ क्षेत्र में मुश्किल से 6 या 7 हायर सेकेंडरी स्कूल थी, उनको बढ़ा के मैंने 25 के आसपास में हायर सेकेंडरी स्कूल कराई। जूनियर स्कूल और प्राइमरी का तो मुझको याद भी नहीं है, सड़कों का मुझको अब याद भी नहीं है, कितना गिनाऊंगा। और इन कामों को करते हुए मेरे मन में एक भावना निश्चित रूप से बनी, और वो यादगार मेरे लिए, क्योंकि घटना ये हुई कि उस ज़माने में रेवेन्यू के मिनिस्टर थे मुनि प्रसाद जी शुक्ला, और उनका मैं संसदीय सचिव था रेवेन्यू का ही। तो एक बार बैठक में बातचीत में उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, गुड़ में क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र गुड़ है, लेकिन इसका अपना ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक इसका रायपुर करचुलियान है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपन दोनों मिल करके गुड़ के लिए कुछ कर दें। हम दोनों ने मिल करके कहा कि तहसील गुड़ को बना दी जाए। तो गुड़ तहसील जब बनाया तो उसका हेडक्वार्टर कुछ दबाव पड़ा, अर्जुन सिंह जी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर दबाव बना उनके ऊपर, तो उन्होंने तहसील गुड़ बनाया, हेडक्वार्टर रायपुर करचुलियान कर दिया। तो उसके चलते गुड़ वाले करीबन 40-50 पंचायत के लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और ये मन में लगने लगा कि गुड़ क्षेत्र में ही 2 जगह ये चीज़ बट गई। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आज अर्जुन सिंह साहब नहीं हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया, और उस ज़माने में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा न्याय हो रहा है, तहसील गुड़ बन गई और उसका हेडक्वार्टर रायपुर करचुलियान हो गया, तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। मैडम ने माननीय अर्जुन सिंह जी से कहा कैसे हो सकता है इसका निराकरण, तो वो हंसे और मुस्कुराते उन्होंने कहा मिश्रा जी आप हमसे बताते दोनों को तहसील बनाए देते। तो उस ज़माने में जब चुराहट में भी तहसील नहीं थी, मुख्यमंत्री थे वो, और उनके यहाँ तहसील नहीं थी, उन्होंने कृपा करके 2 तहसीलें गुड़ निर्वाचन क्षेत्र को दिया। गुड़ भी तहसील आज है और रायपुर भी आज तहसील है। अब तो आगे फिर बहुत तहसीलें फिर बाद में बनी, लेकिन उस ज़माने में ये एक बड़ा काम होता था कि बच्चे सुबह उठ करके जब पढ़ते थे तो रीवा ज़िले की सिर्फ 4 ही तहसीलों को पढ़ते थे। 4 में 2 और बढ़ाने का श्रेय निश्चित रूप से परमात्मा ने, माननीय अर्जुन सिंह जी ने और श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझको दिया। तो इस तरीके से तहसील और 2 महाविद्यालय, माननीय मोतीलाल वोरा जी आज दुनिया में नहीं हैं, मैं निश्चित रूप से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे तब उन्होंने 2 महाविद्यालय, एक गुड़ में दिया और दूसरा रायपुर करचुलियान में दिया। ये 2 महाविद्यालय उन्होंने दिया। जैसा मैंने आपसे कहा है कि सड़कें, स्कूलें और स्थापत्य कला में भैरव बाबा का मंदिर, गुर्गी का जो विशाल मंदिर है, वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए कार्यवाहियाँ, तमाम तरह की चीज़ें काम करते करते मुझे लगता है कि जनता उस रूप में जब कभी भी स्मरण करती है तो मुझे ज़रूर याद करती है। एक काम और मैं आपसे कह दूँ, ठीक का आपने याद दिलाया, उस ज़माने में आंगनबाड़ी का सिस्टम ही प्रारंभ हुआ है वर्ष 80 में, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। तो मैं चूँकि इसका ग्रामीण विकास का संसदीय सचिव था, तो जनता का बड़ा दबाव था कि ग्रामीण विकास के लिए कुछ आप करिए। वैद्य जी एक कमिश्नर होते थे, वो रहने वाले उचेहरा के थे, कमिश्नर थे पूरे मध्य प्रदेश के। तो मैंने उनसे एक दिन अनुरोध किया कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग याद करें। तो उन्होंने कहा कि 400-500 महिलाओं की नौकरी एक साथ मिलेगी मिश्रा जी, लेकिन करना इसमें एक काम आपको पड़ेगा। तो हमने कहा बताएं। कहा अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ वो 2 जगह के लिए स्कीम आई है, भारत सरकार की स्कीम है, तो चूंकि ये तय करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो आप उनसे कहिए एक आप ले जाइए। तो मध्य प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी का पहला केंद्र, अब तो पूरे प्रदेश में है और वो स्कीम अब पूरे देश में लागू हो गई, लेकिन उस ज़माने में वर्ष 80 में
पहला आंगनबाड़ी का कार्यक्रम रायपुर करचुलियान गुर्द निर्वाचन क्षेत्र में आया और उसमें एक स्ट्रोक में 400 महिलाएं लाभान्वित नौकरी की और उनकी सहायिका भी 400। इस तरीके से करीबन 800 पदस्थापना महिलाओं की रायपुर करचुलियान में करने का मुझे ईश्वर ने अवसर दिया। यानी आपने अपने विधानसभा के कार्यकाल में विधायक होते हुए बहुत ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और ये ऐतिहासिक कार्य है कि 800 लोगों को एक साल रोजगार दे देना, 2 महाविद्यालय का निर्माण कराना और साथ में 2 आपने बोला कि तहसीलों का उस समय स्थापना की गई और अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा जैसे कांग्रेस के महापुरुषों का विशेष योगदान रहा। अगर हम वर्तमान कांग्रेस की बात करें, आपके संगठन की बात करें, बिंद की बात करें, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अगर हम बिंद की बात करें तो बिंद की जो कांग्रेस की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और आज शायद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ नहीं रह पाई। उसका एक मूल कारण बिंद था। बिंद में जिस तरह से कांग्रेस की उपेक्षा की गई उसका मूल कारण क्या है? चूँकि आपका राजनैतिक जीवन बड़ा लंबा है और चूँकि आप कांग्रेस की उस पीढ़ी से संबंध रखते हैं जब कांग्रेस की नींव पड़ी थी, तो आप बताइए क्या अनुभव है आपका कि ऐसा क्यों है, कांग्रेस की उपेक्षा क्यों इस तरह की हुई कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया बिंद से? देखिए, ये एक बड़ा अनुत्तरित सा प्रश्न आपने हमसे किया है और मुझे लगता है कि विशेष करके इस बार के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्दशा हुई, इसके अन्वेषण में हमारे कांग्रेस का श्रेष्ठ वर्ग, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो और चाहे प्रदेश स्तर का हो, वो भी लगातार इस बात को महसूस कर रहा है कि कई बार कमलनाथ जी का तो बयान भी आया है कि अगर बिंद डिवीज़न से हम पूरी ताकत के साथ में सीटें हमारी अगर आई होती तो संभवतः जो खरीद फरोख्त का गेम चला और खेल चला वो नहीं हो सकता था। ये कमलनाथ जी ने भी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि एक अनुत्तरित सा प्रश्न आपने हमसे किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरी वो हैसियत तो उस स्तर की मूल्यांकन करने की है कि नहीं है, लेकिन जैसा मेरा अपना स्वभाव है मैं केवल आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि ये चूक तो हमारी पार्टी से हुई है कि जो लोग कांग्रेस को यहाँ ताकत देते थे और जिनके नाम पर पिछले 50-60 वर्षों से इस रीजन में कांग्रेस जीतती चली आई है, निसंदेह रूप से हम सबसे पहले तो उसकी प्राथमिकता उन नेताओं को जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और जिनके नाम से हमको मत प्राप्त होता, चाहे वो इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे संजय जी हों, चाहे अब सोनिया और राहुल जी हों, इनके नाम से ही वोट पूरे देश में मिलता था, यहाँ भी मिलता था। एक तो उस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं वो लैक हुआ, कहीं वो गड़बड़ हुआ कि हम वो भरोसे में रह गए, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता पहली प्राथमिक इकाई होती है जो हमें इन मतों को समेटने में साथ देती है, तो उसको भी हम उस तरीके से समेट नहीं पाए। कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, कार्यकर्ताओं की जो हमसे अपेक्षा थी, कार्यकर्ता हमसे जो महसूस कर रहे थे, उसमें हम खरे कहीं न कहीं नहीं उतरे हैं। ये भी आत्मावलोकन करने की बात निश्चित रूप से है। और एक तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस रीजन में जिन लोगों को नेतृत्व ने काम सौंप रखा था वो एक लंबे समय से काम उनको पिछले 40-50 वर्षों से मिला हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस काम को कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन पीढ़ियों पर कांग्रेस ज़्यादा निर्भर कर गई। तो जो कहते हैं ना कि वो लगातार जो काम कर रहे हैं उनके प्रति थोड़ा विरोध तो बन जाता है, तो उसको जो हम नहीं समझ पाए और उन्हीं पर हम भरोसा विश्वास करते चले गए, उसका कहीं न कहीं खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ा है। तो ये 3-4 चीज़ें उसके पीछे महत्वपूर्ण हैं और इतना तो निश्चित रूप से तय है कि अगर हम सब मिल करके और एक ताकत के साथ में काम करेंगे, खास करके कमलनाथ जी जब से आए हैं तो लग तो रहा है जिस तरीके से उन्होंने किसानों की समस्याओं को उन्होंने देखा, जिस तरीके से उन्होंने बिजली के बिल को एकदम कम किया, जिस तरीके से कन्याओं के विवाह को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 किया,
तो निस्संदेह रूप से कमलनाथ जी के प्रति एक भाव भावना भी इस अंचल में भी बनी है। हम कांग्रेस जन उसको किस तरीके से भुना पाते हैं और किस तरीके से आगे आने वाले समय में हम रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भरपाई इस रीजन के लोग इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाकर के करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने की कि जो चूक हो गई है उसको सुधारा जाए और आगे कुछ नया किया जाए और लोगों के बीच में एक विश्वास अर्जित किया जाए जो कांग्रेस का हमेशा रहा है लोगों के बीच में। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उसकी एक राजनीतिक आकांक्षा होती है या उसकी खुद की एक सोच होती है कुछ करने की। आपका चूँकि इतना लंबा कार्यकाल रहा, करीब 40 वर्षों से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, एक जनसेवक की हैसियत से आप सेवा भी कर रहे हैं। कोई ऐसा काम आपके राजनीतिक जीवन में अभी अधूरा रह गया हो कि आपको लग रहा हो कि अगर मुझे ईश्वर और जनता एक बार आशीर्वाद दे तो कुछ ऐसे अधूरे काम हैं जिनको पूरा करना है आपको एक प्योरिटी के साथ, यानी वो आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या है ऐसा कुछ है अभी? नहीं, देखिए मेरे मन में जैसा आप कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं लक्ष्य बना करके कभी कुछ किया नहीं और उसके पीछे मेरा मंतव्य एक ही है कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके, संकल्प निर्धारित करके काम करते हैं और अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मन में पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कोई इस तरीके का लक्ष्य नहीं बना रखा है। लेकिन एक बात ज़रूर मेरे मन में पीड़ा है और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और परमात्मा, मनुष्य को तो मैं इस विषय में कुछ मानता नहीं, देता लेता सब परमात्मा है। वो अगर ईश्वर परमात्मा हमको इस लायक बनाए और दे तो मेरे मन में बेरोजगारी से संघर्ष करने की इच्छा है। आज का जो युवा बेरोजगार है और दर बदर भटक रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज सुबह मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ था, एक 22-23 साल 24 साल का लड़का सवेरे ठेला खींच रहा था सड़क के नीचे और उसमें न जाने किस किस तरीके का सामान भरे हुए था और पीछे पीठ वाला वो जो बैग आता है पिट्ठू, वो लादे हुए था और वो अंगड़ खंगड़ उसमें वो लेकर के चल रहा था। तो अंतरात्मा से मेरे मन में भाव जागृत हुआ, परमात्मा ईश्वर अगर तू कहीं है तो इस तरीके के नौजवान जो बेचारे सड़क में दर बदर भटक रहे हैं, खास करके इस कोरोना काल में जब कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा है, निश्चित रूप से है प्रभु इनके लिए कुछ आप करो। तो चूँकि आज आपने ये प्रश्न मुझसे कह दिया, इसलिए मेरे मन में एक भाव है, उतनी ताकत उतनी शक्ति वो देगा तो परमात्मा देगा। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि समाज हमको इतना हाथों हाथ हमको लेगा और स्मरण करेगा। आज भी पिछले 30-35 वर्षों से तो मैं कुछ नहीं हूँ, संगठन का काम ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक देने लेने का प्रश्न है वो परमात्मा। लेकिन तब भी आप सबका सहज स्नेह और जहाँ जिसके बीच में जाता हूँ, जब वो एक तरीके से हमको अपना स्नेह देता है, अपना प्रेम देता है, अपना दुलार देता है, तो मन में लगता है कि इतनी पात्रता तो परमात्मा आपने मुझको दे रखी है, और क्या चाहिए। तो जो प्रश्न आपने किया है इसका एक ही मन में भाव बचता है कि इस कोरोना काल में भी उन बच्चों का जो बेचारे पढ़ लिख करके सड़कों में बेरोजगार और इधर उधर इस महंगाई के दौर में घूम रहे हैं, कुछ उनकी सेवा कर सकूं तो शायद जन्म सार्थक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। अभी हमारी बात AICC के मेंबर और प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र मिश्रा जी से हुई। मैंने सभी पहलुओं में उनसे बात की और उन्होंने एक ही पीड़ा व्यक्त की कि हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में जिस तरह की बेरोजगारी है, अगर ईश्वर हमें एक बार और अवसर देता तो मैं इस बेरोजगारी को दूर करने में भरसक प्रयास करता। क्योंकि उन्होंने बताया कि आज एक बेरोजगार युवा ठेला लेके जा रहा था और मैंने जब उसको देखा तो मेरी आत्मा करौंध गई और मुझे लगा कि ईश्वर मुझे एक बार ऐसा अवसर दो कि इनकी पीड़ा को मैं दूर कर पाऊँ। ये काफ़ी सहज और सरल हैं और ज़मीनी स्तर के नेता हैं और लगातार 40 वर्षों से इन्होंने ऐसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज भी इनको क्षेत्र की जनता याद करती है। आगे इनका भविष्य किस रूप में ईश्वर और इनकी पार्टी निर्धारित करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समय समय पर हम इनसे रूबरू होते रहेंगे और इनके बारे में अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।